हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के एमसीक्यूज डिस्कशन सेशन पे है। हमने अभी तक इसके 4 सेशंस अपलोड कर दिए हैं जहां हमने कंसिडरेशन टॉपिक तक डिस्कशन कर लिया था। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि मैम आप पीडीएफ अपलोड कर दीजिए, तो पीडीएफ आपको बहुत जल्दी हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। हमारा आज का डिस्कशन कंप्लीटली होगा कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट से। हमने बताया भी था कि अभी हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि टॉपिक वाइज आप एक बार रिवीजन कर लेना और उसके बाद आप एमसीक्यू सॉल्व करना, तो आपको किसी भी एमसीक्यूज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज का हमारा टॉपिक होगा कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट और नेक्स्ट सेशन में हम लोग अपलोड करेंगे फ्री कंसेंट। अब देखो, हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का। अ पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट इफ। अब देखो, अगर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो एज पर सेक्शन 11 3 चीज़ें देखी जाती है। एक, आप 18+ हो, दैट इज़ आप मेजर हो, माइनर ना हो। दूसरा, आप साउंड माइंड के हो। अनसाउंड माइंड के होने से बेसिकली आप किसी भी टर्म्स को समझ नहीं पाओगे, आप कोई रैशनल जजमेंट नहीं ले पाओगे। एंड लास्ट, आप डिसक्वालीफाइड फ्रॉम लॉ ना हो। एंड आप डिसक्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ, मतलब आप किसी भी लॉ के तहत किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए डिसक्वालीफाइड ना हो, तो उस केस में आप क्या माने जाओगे कि आप कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक हो। कंपिटेंट मतलब क्या? लायक। क्लियर? और ये जो पूरी डेफिनेशन है कहाँ दी हुई है? सेक्शन 11 में। तो देखो, ही हैज़ अ पैन कार्ड नंबर, ही हैज़ अ राशन कार्ड नंबर, ही फुलफिल्स द कंडीशन ऑफ सेक्शन 11, ही इज़ अ ग्रेजुएट। नो डाउट करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट को किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है? सेक्शन 11 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट? माइनर नहीं है क्योंकि ये 18 बिलो है। अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड भी नहीं है क्योंकि कोई रैशनल जजमेंट नहीं ले सकता। अ पर्सन हु हैज़ बिन डिसक्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय सम लॉ। इन तीनों ही केसेस में आप कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं माने जाते। 2 persons have the capacity to contract if both are not of sound mind, if none is disqualified from contracting by any law to which he is subject, if both have attained the age of majority. No doubt correct answer क्या होगा? D, all of the above। कि अगर 2 पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो दोनों ही पार्टी मेजर होनी चाहिए, साउंड माइंड की होनी चाहिए, डिसक्वालीफाइड बाय लॉ ना हो। नेक्स्ट, फॉर नेसेसरी सप्लाइड टू अ माइनर। अब देखो, माइनर के लिए अगर आपने कुछ भी किया है तो हर एक केस में वो पर्सनली लायबल नहीं होता। क्लियर? बट अगर आपने उनको नेसेसरीज की सप्लाई की है, जैसे कि जो डेली का खाना पीना फूड आइटम हुआ, अगर आपने उसकी सप्लाई की है तो उस केस में ना माइनर का जो अपना पर्सनल प्रॉपर्टी होता है, स्टेट होता है, वो भी लायबल हो जाएगा अगर उन्होंने आपकी नेसेसरीज का पेमेंट नहीं किया तो करेक्ट आंसर होगा सी, हिज स्टेट इज लायबल। A minor is a person who has not attained the age of 18 years. An agreement with a minor is, अगर आपने माइनर के साथ कोई अग्रीमेंट किया है तो वो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग क्या होता है? वॉइड, जिसको हम वॉइड एब इनिशियो भी बोलते हैं। क्लियर? तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा ए, वॉइड। अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर इज, माइनर के बेनिफिट के लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाए वो हमेशा वैलिड होता है। नेक्स्ट, अ मैरिड वुमेन इज अंडर नो डिसेबिलिटी एज रिगार्ड्स कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। अब मैरिड वुमेन है तो क्या हुआ? 18+ अगर होगी, साउंड माइंड की होगी, डिसक्वालीफाइड बाय लॉ ना हो, फिर वो हर केस में केपेबल मानी जाएगी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, चाहे वो इंग्लिश लॉ हो चाहे वो इंडियन लॉ हो। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, एन अग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बाय अ माइनर इज, अभी ऊपर बताया वॉइड एब इनिशियो। नेक्स्ट, a minor enters into agreement representing himself to be a major. Consider the following statement. Minor commits fraud if the other party does not have personal knowledge of his age. Such agreement is not enforceable. The doctrine of estoppel does not apply in minor's case. Other party is entitled to get back the benefit passed to minor if innocent about his age. Which of the statements given above are correct? तो देखो, एज पर गिवन ऑप्शन सच अग्रीमेंट्स इज नॉट इन्फोर्सेबल, ये करेक्ट है। द डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल डज नॉट अप्लाई इन माइनर्स केस, बट माइनर कमिट्स फ्रॉड इफ अदर पार्टी डज नॉट हैव पर्सनल नॉलेज ऑफ हिज एज। ऐसा नहीं होता, माइनर भले खुद को मेजर की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है, बट हम लोग ये मानते हैं ना कि यहाँ पे मेजर की ड्यूटी है, मतलब जो 18+ है उनकी ड्यूटी होती है ये समझना कि वो जिसके साथ अग्रीमेंट करे वो 18+ है और नहीं। क्लियर? तो अगर माइनर खुद को मेजर दिखा करके कोई अग्रीमेंट कर भी रहा है ना, तो हम ये नहीं मानते कि माइनर ने कोई फ्रॉड किया है, क्योंकि बेसिकली अगर आप लोग देखोगे बिजनेस लॉ में तो कंप्लीट बेनिफिट मिला है माइनर को। अदर पार्टी इज इंटाइटल्ड टू गेट बैक द बेनिफिट पास टू माइनर इफ इनोसेंट अबाउट हिज एज। ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि हम लोग क्या मानते हैं कि अगर कोई 18 बिलो है ना तो उसको देख करके उससे बात करके समझ आ जाता है। तो हम लोग सारी ड्यूटी किसकी दे रहे हैं? जो कि 18+ है। क्लियर? तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट स्टेटमेंट है सेकंड एंड थर्ड। कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बैठी है,
और बी ने ये सोच लिया कि ये सेलिब्रिटी कौन है, ए के साथ पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म में। ए ने भी क्लियर नहीं किया, इस सेलिब्रिटी ने भी क्लियर नहीं किया, बल्कि ए ने रिप्रेजेंट किया इस सेलिब्रिटी को एज अ मेंबर, और इस सेलिब्रिटी ने खुद कुछ भी नहीं बोला कि नहीं हम यहाँ मेंबर नहीं हैं। तो बी इनके इन्फ्लुएंस में आके कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। तो ये क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपेल, कि जहाँ आप सामने वाली पार्टी को कुछ ऐसा बिलीव करा रहे हो जो कि एक्चुअल में नहीं है, और जिसके बिहाफ पे करा रहे हो वो भी खुद कुछ नहीं बोल रहा है। क्लियर? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है माइनर के केस में, क्योंकि माइनर कभी भी डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपेल और प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपेल यूज नहीं कर सकता। अगर वो खुद को रिप्रेजेंट भी कर रहा है ना 18+, तो ये हमारी ड्यूटी होती है, जो मेजर है उनकी ड्यूटी होती है रिकॉग्नाइज करना कि वो 18+ हैं या नहीं। नेक्स्ट, M is a minor. B, the borrower approaches M for a loan on the basis of a mortgage of the house owned by B. Hence, M advances the money and B executed a mortgage in favor of M, a minor. In these circumstances, the mortgage is not enforceable by M because he is a minor. The mortgage is enforceable but only when he attains majority. The mortgage is enforceable by M even though he is a minor. भले वो minor है but उसने एडवांस दिया है और बदले में बी ने अपना घर मॉर्टगेज किया है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, व्हेन अ माइनर हैज़ बीन सप्लाइड विथ नेसेसरीज इन क्रेडिट, तो यहाँ हमने बताया कि जो माइनर की प्रॉपर्टी है वो भी लायबल हो जाती है। क्यों? क्योंकि नेसेसरीज जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनका सप्लाई किया गया है। ए सप्लाइज बी अ ल्यूनाटिक विथ नेसेसरीज सुटेबल टू हिज कंडीशन इन लाइफ। A is not entitled to be reimbursed from B's property, entitled to be reimbursed from B's property. A ने B को सप्लाई किया है, जो कि ल्यूनेटिक है, उसको भी नेसेसरीज का सप्लाई किया है, तो B की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उससे भी रीइंबर्समेंट करना पड़े तो करेंगे A को। करेक्ट आंसर होगा B, entitled to be reimbursed from B's property. Next, when a person incurred expenses of 5,000 for the necessaries supplied to the minor, he can recover the said amount from the property of the minor. बस इतना याद रखना कि अगर आपने नेसेसरीज का सप्लाई किया तो उस केस में आपको आपके पैसे की रिकवरी ज़रूर होगी। द प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपेल कैन नॉट बी अप्लाइड अगेंस्ट अ माइनर सिंस he has no sound mind, he has no privilege to cheat persons by making any representation. He may be induced by dishonest traders to declare in writing that he is a major at the time of entering into a contract. He has not attained the age of majority. क्योंकि अगर हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपेल की, तो ये तभी पॉसिबल है जब आप 18+ हो, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, अ कॉन्विक्ट व्हेन अंडरगोइंग इम्प्रिजनमेंट इज केपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इज इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको जेल होने वाली है तो उस केस में आप केपेबल नहीं होगे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। अ पर्सन हु इज नॉट एन इंडियन सिटीजन इज एन एलियन कॉन्ट्रैक्ट्स विद एन एलियन फ्रेंड सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस आर वैलिड। अगर एलियन फ्रेंड है तो उनके साथ हमेशा कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाता है? वैलिड। अ माइनस अग्रीमेंट इज वॉइड, दिस वॉज हेल्ड इन केस ऑफ, इसका करेक्ट आंसर है ए, मोहरे बीबी वर्सेस दामोदर दास घोष। बेसिकली इस केस में ये चीज़ था ना कि दो पार्टी थी, ए जो कि माइनर था और बी ये मेजर था, 18+ था। ए ने बी के पास अपनी लैंड मॉर्टगेज की और बदले में 20,000 रुपीज़ बी से बोरो किया था। कुछ ही दिन बाद ये मेजर बन गया और उसके बाद कोर्ट में जाके इसने केस कर दिया कि ये जो बी से इसने बी को ये जो लैंड मॉर्टगेज की ये तब की थी, ये कॉन्ट्रैक्ट तब किया था जब वो माइनर था। और कोर्ट ने भी यही बोला कि हाँ क्योंकि ये माइनर था तो इसके साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड अब इनिशियो है। इसीलिए कोर्ट ने बी को इंस्ट्रक्शन दिया कि आप उनकी लैंड रिटर्न करो, एंड ए को ये इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया कि वो 20,000 रुपीज़ रिटर्न करे। क्यों? क्योंकि सिंपली ए कौन है? माइनर है, और जब तक वो माइनर था तब तक उसके साथ हर एक अग्रीमेंट बनाया गया, क्या है? वॉइड एब इनिशियो। नेक्स्ट, अ मॉर्टगेज एग्जीक्यूटेड बाय माइनर इज वॉइड is a pronoted executed in favor of a minor good in law? Yes. Is purchase of property for the benefit of a minor by his maternal uncle valid? Yes. The test of dash is whether the person is capable of understanding the business concerned and its application. The test of soundness of mind, अगर आपकी soundness of mind है तब तो आप हर एक टर्म्स एंड कंडीशन को समझ पाओगे, एक रैशनल जजमेंट हर एक सिचुएशन का आप कर पाओगे। Dash is a most extreme form of mental unsoundness, lunacy, incapacity, minority or idiocy. Correct answer होगा D, idiocy. The onus of providing insanity is on the prosecutor, state, accused on person who alleges it. जो पर्सन इल्ज़ाम लगा रहा है ना उसी को ये प्रूव करना होता है कि सामने वाली पार्टी इंसेन है। नेक्स्ट,
M a minor misrepresenting that he is a major induces Z to enter into a contract। अभी हमने बताया कि भले ही M खुद को मेजर की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है और किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जा रहा है, पर हम यहाँ क्या मानते हैं कि क्योंकि Z बड़ा है, Z 18+ है, तो ये Z की ड्यूटी बनती थी कि वो ये समझे कि M के साथ वो जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो माइनर है या मेजर। क्लियर? तो M की कहीं पे भी कोई लाइबिलिटी नहीं बनेगी। M इज नॉट लाइबल ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, select the false statement. There can be no ratification of contract entered by minor during his minority even after become major। ये तो गलत है, बाद में उसको ratify किया जा सकता है। Reinstitution of benefit is allowed in case of a minor। Agreement with a minor is void ab initio, ये भी करेक्ट है। The rule of estoppel cannot be applied against a minor, ये भी करेक्ट है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? बी, reinstitution of benefit is allowed in case of a minor। नेक्स्ट, which of the following types of persons are not disqualified from contracting? फॉरेन सोवरेंस है, एलियन एनिमी भी है, कन्विक्स भी है। करेक्ट आंसर होगा डी, नन ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन डू नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड? ड्रंकार्ड्स आते हैं, ल्यूनेटिक्स भी आएंगे, इडियट्स भी आएंगे, बट ब्लाइंड पर्सन ये अनसाउंड माइंड नहीं है। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा डी। ये सारे क्वेश्चंस रिलेटेड तो थे कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट से। तो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट पहले अच्छे से रिवाइज कर लेना, दैट इज सेक्शन 11, और उसके बाद ये क्वेश्चंस करना तो बहुत ही ईजिली आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा। माइनर पे एक डिटेल स्टडी कर लेना कि माइनर्स के क्या राइट है और क्या नहीं, सो दैट आप हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ रिलेटेड टू कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। आज की क्लास तक की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर बहुत जल्दी मिल जाएगी, तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कमेंट करने की ज़रूरत नहीं कि मैम आप इसका PDF अपलोड करा दो, हम बहुत जल्दी इसका PDF अपलोड कराएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे रिलेटेड टू फ्री कंसेंट, और आफ्टर फ्री कंसेंट फिर हम 2 और फर्दर लेक्चर अपलोड करेंगे रिलेटेड टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जहाँ बाकी सारे रेलिवेंट टॉपिक्स हम इंक्लूड करेंगे। अगर आपको आज का क्लास यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।